अभी तक आंगन साफ क्यों नहीं हुआ? पानी भरा या नहीं? दिन भर बैठकर रोती रहती हो तुम दोनों। क्या समझ रखा है इस घर को? माँ, हमने सुबह से काम किया है, बहुत भूख लगी है, थोड़ा दूध मिल जाता तो। पहले काम पूरा करना सीखो। खाने की फरमाइशें करती हो और काम आधा छोड़ देती हो। दीदी, हमने तो सुबह से काम ही किया है, फिर भी हमें डांट क्यों पड़ती है? क्या हम सच में इतने बुरे हैं? नहीं गौरी, हम बुरे नहीं हैं, हम बस अकेले हैं। लेकिन याद रखना, सच कभी हारता नहीं। अगर सब हमें छोड़ दें तो? जब तक मैं हूँ, तुम अकेली नहीं हो। बहुत समय पहले घने आम के बागों और सरसों के खेतों से घिरे एक शांत गांव में धर्मपाल सिंह नाम का एक व्यापारी रहता था। धन की कमी नहीं थी, इज्जत की भी कमी नहीं थी, लेकिन किस्मत ने उसके जीवन से उसकी पहली पत्नी को छीन लिया था। पीछे रह गई थीं दो नन्ही कलियां, बड़ी बेटी सीता, शांत और समझदार, छोटी बेटी गौरी, चंचल लेकिन बेहद मासूम। मां के जाने के बाद दोनों बहनों ने एक दूसरे को ही अपनी दुनिया बना लिया था। समय बीता, लोगों ने सलाह दी, धर्मपाल, बेटियों की खातिर दूसरी शादी कर लो। आखिरकार धर्मपाल ने सावित्री देवी से विवाह कर लिया। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन कुछ ही महीनों में सावित्री का असली स्वभाव सामने आने लगा। धर्मपाल अक्सर व्यापार के लिए महीनों शहर चला जाता और उसके जाते ही घर का माहौल बदल जाता। सुबह सूरज निकलने से पहले ही सावित्री की कड़क आवाज गूंजती, सीता, गौरी, अभी तक उठी नहीं तुम दोनों? पानी भरा या नहीं? चूल्हा जला या नहीं? दोनों बच्चियां भागते हुए काम में लग जाती। दिन भर काम, रात को डांट और खाने को बची हुई सूखी रोटी। एक दिन गौरी ने डरते डरते कहा, मां, आज हमें थोड़ा दूध मिल सकता है? बहुत भूख लगी है। सावित्री ने घूर कर देखा, इतना काम भी नहीं होता तुमसे, और खाने की फरमाइशें अलग। सीता ने बहन का हाथ दबा दिया, चुप रहो गौरी, सह लो। 3 साल बीत गए। गांव में खबर फैली, धर्मपाल सिंह लौट रहे हैं। सावित्री के चेहरे पर अचानक चिंता की रेखाएं खिंच गईं। उसने दोनों बहनों को अपने सामने खड़ा किया। सुनो, तुम्हारे पिता आ रहे हैं। अगर घर का एक भी काम अधूरा दिखा या तुमने मेरी शिकायत की तो याद रखना, तुम्हारे लिए यह घर नरक बना दूंगी। दोनों ने सिर झुका लिया। शाम ढली, धूल उड़ाती बैलगाड़ी आंगन में रुकी। धर्मपाल उतरे। कैसी हो सावित्री? ठीक हूं, उसने धीमे स्वर में कहा। धर्मपाल की आंखें बेटियों को खोज रही थीं। सीता और गौरी कहाँ हैं? सावित्री ने गहरी सांस ली। आपको आते ही बेटियों की चिंता हो गई। मेरी तो कोई परवाह ही नहीं। अरे नहीं, ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि आपकी बेटियां बिगड़ चुकी हैं, दिन भर बाहर घूमती हैं। बड़ी वाली तो जवाब देती है, और छोटी, अब तो घर से चीजें भी गायब होने लगी हैं। क्या? धर्मपाल चौंक गए। हाँ, मैं डांटती हूं तो पूरा गांव कहता है सौतेली मां जुल्म करती है। धर्मपाल के मन में संदेह की लकीर खिंच गई। उसी समय दोनों बहनें गाय लेकर लौटी। कहाँ थीं तुम दोनों? धर्मपाल की आवाज कठोर थी। सीता कांप गई। पिताजी, मां ने ही जंगल भेजा था। झूठ! सावित्री चीखी। गौरी रो पड़ी। हमने कुछ नहीं किया। घर की दीवारें जैसे सब सुन रही थीं। कुछ पल की चुप्पी के बाद धर्मपाल बोले, बस, कल सुबह तुम दोनों मेरे साथ चलोगी। मुझे सब सच्चाई खुद देखनी है। उस रात दोनों बहनें बहुत देर तक जागती रहीं। गौरी ने धीरे से पूछा, दीदी, क्या पिताजी हम पर भरोसा करेंगे? सीता ने आसमान की तरफ देखा। सच कभी हारता नहीं गौरी, देखना सब ठीक होगा। लेकिन किस्मत की किताब में कुछ और लिखा था। सुबह का धुंधलका था। सावित्री गहरी नींद में थी। धर्मपाल ने बेटियों को इशारे से बुलाया। चलो। गौरी खुश थी। दीदी, पिताजी हमें सच में कहीं घुमाने ले जा रहे हैं। तीनों गांव की सीमा पार कर जंगल की ओर बढ़े। पेड़ों की छाया गहरी होती गई, पक्षियों की आवाजें दूर होती गईं। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर धर्मपाल रुक गए। देखो, कितने मीठे जामुन लगे हैं। तुम दोनों उन्हें तोड़ो, मैं यहीं बैठकर आराम करता हूं। गौरी को अजीब सा डर लगा। पिताजी, यहां बहुत सुनसान है। मैं यहीं हूं, धर्मपाल ने नजरें चुराते हुए कहा। दोनों बहनें आगे बढ़ गईं। उधर धर्मपाल के भीतर तूफान चल रहा था। अगर ये सच में बिगड़ गई है, अगर लोग बातें बनाने लगे तो? सावित्री के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। अचानक उसने एक निर्णय ले लिया। ऐसा निर्णय जो पिता नहीं, एक कमजोर इंसान लेता है।
उसने अपनी पगड़ी एक लकड़ी पर टांग दी, पास के पेड़ पर बैठे बंदर को फल देकर वहीं बैठा दिया। बंदर आवाज निकालता रहा और धर्मपाल बिना पीछे देखे लौट गया। कुछ देर तक बहनों को लगा पिता वहीं हैं। दीदी, पिताजी की आवाज आ रही है, गौरी बोली, लेकिन अचानक आवाज बंद हो गई। दोनों भागती हुई लौटी। वहां सिर्फ पगड़ी थी और एक बंदर। गौरी के हाथ से जामुन गिर पड़े। दीदी, हमें छोड़ दिया। सीता की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने खुद को संभाला। गौरी, अब रोने से कुछ नहीं होगा। शायद भगवान हमें किसी बड़ी परीक्षा से गुजार रहे हैं। रात उतर आई। जंगल की हवा सिसकियों जैसी लग रही थी। दोनों हाथ पकड़े चलती रहीं। आखिरकार उन्हें एक टूटी फूटी कुटिया दिखाई दी। अंदर अंधेरा था, लेकिन छत थी। आज से यही हमारा घर है, सीता ने दृढ़ स्वर में कहा। गौरी ने बहन का हाथ कसकर पकड़ लिया। उस रात दोनों ने भूखे पेट आसमान की ओर देखा। सीता ने मन ही मन प्रण लिया, हम साबित करेंगे कि हम बोझ नहीं हैं। उन्हें नहीं पता था यही जंगल एक दिन उनकी किस्मत बदल देगा और यही दर्द उन्हें महल तक ले जाएगा। जंगल की उस कुटिया में पहली रात जैसे तैसे बीती। सुबह जब सूरज की किरणें टूटी हुई छत की दरारों से भीतर आईं, तो सीता की आंख खुली। उसने चारों ओर देखा। न कोई अपना, न कोई सहारा, बस सन्नाटा। गौरी अभी भी उसके कंधे से लगी सो रही थी। सीता ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। अब हमें खुद ही अपनी दुनिया बनानी होगी। उस दिन से दोनों बहनों का नया जीवन शुरू हुआ। वे सुबह सुबह जंगल से फल, कंदमूल और लकड़ियां इकट्ठी करती। सीता समझदार थी। उसने सोचा, अगर इन्हें पास के कस्बे में बेच दें तो कुछ पैसे मिल सकते हैं। पहले दिन जब वे बाजार पहुंची, लोग उन्हें हैरानी से देखने लगे। ये कौन लड़कियां हैं? किस घर की हैं? सीता ने सिर झुकाकर कहा, हम जंगल किनारे रहती हैं, फल बेचने आई हैं। धीरे धीरे लोगों ने उनसे फल खरीदने शुरू किए। कमाई कम थी, लेकिन उम्मीद बड़ी थी। दिन महीने में बदले, महीने सालों में। कुटिया अब टूटी फूटी नहीं रही थी। सीता ने मिट्टी लीपकर उसे ठीक किया। गौरी ने आंगन में छोटे छोटे पौधे लगाए। दोनों ने मिलकर अपने छोटे से घर को स्वर्ग जैसा बना लिया। समय के साथ दोनों युवतियां बन गईं। सीता की आंखों में गहराई थी, उसके चेहरे पर एक अजीब शांति। गौरी के चेहरे पर चंचलता थी, लेकिन भीतर कहीं वह अभी भी उस दिन का दर्द छुपाए बैठी थी। एक शाम गौरी बोली, दीदी, क्या आपको कभी पिताजी की याद आती है? सीता कुछ पल चुप रही, फिर बोली, याद तो आती है, लेकिन जिसने हमें छोड़ दिया उसके इंतजार में जिंदगी नहीं रोकी जाती। गौरी की आंखें भर आईं। मेरा तो आपके अलावा कोई नहीं। सीता मुस्कुराई, और मेरा भी तो तुम्हारे अलावा कौन है? हम ही एक दूसरे की ताकत हैं। फिर सीता ने जैसे मन की कोई गुप्त बात कही, अगर कभी ऐसा हुआ कि हम अलग हो जाएं, तो मैं तुम्हारे लिए कोई निशानी छोड़ जाऊंगी, ताकि तुम मुझे ढूंढ सको। कैसी निशानी? ऐसी जो रास्ता खुद बता दे। गौरी समझ नहीं पाई, लेकिन उसने बहन की बात अपने दिल में रख ली। उन्हें क्या पता था, वह दिन सच में आने वाला है। उसी राज्य में जहां जंगल समाप्त होता था, एक विशाल राजमहल था। उस राज्य के शासक थे महाराज वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह पराक्रमी थे, लेकिन उनके जीवन में एक खालीपन था। शिकार उनका प्रिय शौक था। एक दिन उन्होंने अपने विश्वसनीय मंत्री सोमदत्त के साथ जंगल में शिकार पर जाने का निर्णय लिया। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन कोई शिकार हाथ न लगा। मंत्री ने कहा, महाराज, आज तो जैसे जंगल भी हमसे रूठा हुआ है। इतने में एक हिरण झाड़ियों के पीछे से निकला। सोमदत्त ने तीर चलाया। तीर लक्ष्य पर लगा। महाराज प्रसन्न हुए। वाह सोमदत्त, आज तो तुमने कमाल कर दिया। हुजूर, अभी इसे पकाने का प्रबंध करता हूं। सोमदत्त आग की तलाश में भटकते भटकते उसी कुटिया के पास पहुंच गया जहां गौरी अकेली थी। वह चूल्हे पर दाल चढ़ा रही थी। सोमदत्त ठिठक गया। इतनी सादगी, इतनी सुंदरता, जैसे वन देवी सामने खड़ी हो। गौरी ने तेज स्वर में पूछा, कौन हो तुम? मैं राज्य का मंत्री सोमदत्त। शिकार पकाने के लिए आग चाहिए थी। गौरी ने दूरी बनाते हुए कहा, ठीक है, काम खत्म करो और चले जाओ। लेकिन सोमदत्त का ध्यान शिकार पर नहीं, गौरी पर था। परिणाम, शिकार जल गया। गौरी ने कड़क आवाज में कहा, यहां खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, जला हुआ मांस लेकर जाओ। सोमदत्त घबराकर महल लौटा। महाराज, मैंने आज जंगल में ऐसी सुंदरी देखी
जो किसी महल की शोभा हो सकती है। महाराज मुस्कुराए। सोमदत्त, तुम अतिशयोक्ति कर रहे हो। नहीं महाराज, आप स्वयं देख लीजिए। अगले दिन महाराज स्वयं कुटिया पहुंचे। उस समय सीता बाहर आंगन में मिट्टी लीप रही थी। जब महाराज की नजर उस पर पड़ी, समय जैसे थम गया। सादगी में लिपटी सुंदरता, चेहरे पर संघर्ष की छाप और आंखों में दृढ़ता। महाराज ने मन ही मन निश्चय कर लिया। कुछ दिन बाद राजसी बैंड बाजे के साथ बारात कुटिया के सामने खड़ी थी। सोमदत्त आगे बढ़ा। महाराज वीरेंद्र सिंह आपसे विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। गौरी स्तब्ध थी। सीता की आंखों में आंसू थे। जिसे उसके अपने पिता ने जंगल में छोड़ दिया था, आज वही राजमहल की रानी बनने जा रही थी। सीता ने धीरे से कहा, मुझे यह विवाह स्वीकार है। अंदर जाकर उसने अपनी छोटी पोटली उठाई और चुपचाप सरसों के बीज मुट्ठी में भर ली। महल की ओर जाते हुए वह रास्ते भर बीज गिराती चली गई, क्योंकि उसे अपनी कही बात याद थी, मैं तुम्हारे लिए निशानी छोड़ जाऊंगी। और उधर गौरी को अभी पता भी नहीं था कि उसकी जिंदगी फिर एक बार बदलने वाली है। जंगल के उस शांत किनारे पर, जहां पेड़ों की ऊंचाई आसमान से बातें करती थी और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली रहती थी, वहीं एक विशाल राज्य की सीमा आरंभ होती थी। उस राज्य के अधिपति थे महाराज वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह केवल नाम के राजा नहीं थे, वे युद्ध कला में निपुण, नीति में कुशल और प्रजा के प्रिय शासक थे। किंतु उनके जीवन में एक अधूरापन था। महल की भव्यता के बीच भी उनका मन अकेला था। उन्हें शिकार का शौक था। शायद जंगल की नीरवता में उन्हें अपने भीतर की शांति मिलती थी। एक दिन उन्होंने अपने विश्वसनीय मंत्री सोमदत्त को बुलाया। सोमदत्त, महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, आज हम जंगल की गहराइयों तक जाएंगे। कई दिनों से मन व्याकुल है। जैसी आज्ञा महाराज। सवेरे सूर्य की पहली किरण के साथ शिकार दल निकल पड़ा। घोड़ों की टापें, सैनिकों की कवच की खनक और राजसी ध्वज हवा में लहराते हुए जंगल की ओर बढ़े। घंटों बीत गए, न कोई शिकार, न कोई सफलता। मंत्री ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, महाराज, आज तो जैसे जंगल स्वयं अपनी प्रजा की रक्षा कर रहा है। महाराज हंसे, या फिर आज हमें कोई और सौगात मिलने वाली है। इतने में झाड़ियों के पीछे से एक सुंदर हिरण उभरा। सोमदत्त ने फुर्ती से तीर चलाया। तीर लक्ष्य पर लगा। महाराज ने संतोष की सांस ली। अच्छा निशाना था। शिकार को पकाने के लिए आग की आवश्यकता थी। सोमदत्त लकड़ियों की तलाश में आगे बढ़े और भटकते भटकते उसी कुटिया तक पहुंच गए जहां गौरी अकेली थी। उस समय गौरी मिट्टी के चूल्हे पर दाल चढ़ाए बैठी थी। धुएं की हल्की परत उसके चेहरे के सामने घूम रही थी और सूर्य की किरणें उसके चेहरे पर पड़कर उसे और उजला बना रही थीं। सोमदत्त ठिठक गए। उनके मन में एक अनकही लहर उठी। देवी, उनके मुंह से अनायास निकला। गौरी ने तुरंत सिर उठाया। कौन? मैं राज्य का मंत्री सोमदत्त। हमें आग चाहिए थी। गौरी ने दूरी बनाए रखते हुए कहा, आग ले जाइए, पर यहां अधिक देर मत ठहरिए। उसकी आवाज में सादगी भी थी और आत्मसम्मान भी। सोमदत्त आग लेकर लौटे, पर उनका मन वहीं रह गया। शिकार पकाने में उनका ध्यान भटक गया और मांस जल गया। महाराज ने भौहें चढ़ाईं। यह क्या किया तुमने? सोमदत्त ने संकोच से कहा, महाराज, वहां एक युवती है जिसकी सुंदरता और शालीनता वर्णन से परे है। वह किसी साधारण घर की नहीं लगती। महाराज ने गंभीर दृष्टि से देखा। क्या तुम्हें भ्रम तो नहीं हुआ? यदि भ्रम है तो आप स्वयं देख लीजिए। अगले दिन महाराज स्वयं गए, लेकिन उस समय कुटिया के बाहर गौरी नहीं, सीता थी। सीता मिट्टी से दीवार लीप रही थी। उसके हाथ सने हुए थे, माथे पर पसीने की बूंदें थीं और आंखों में जीवन की तपस्या झलक रही थी। महाराज घोड़े से उतरे। एक पल के लिए समय ठहर गया। उन्हें लगा जैसे वे किसी साधारण युवती को नहीं, बल्कि संघर्ष की प्रतिमा को देख रहे हों। तुम्हारा नाम? सीता। परिवार? सीता कुछ पल चुप रही। अब कोई नहीं। उस एक वाक्य में वर्षों का दर्द छिपा था। महाराज के मन में करुणा और सम्मान दोनों जाग उठे। कुछ दिनों की खोजबीन के बाद उन्होंने निर्णय लिया, वे सीता से विवाह करेंगे। राजमहल में घोषणा हुई। बारात सजी। हाथी, घोड़े, शहनाई, सैनिक, पूरा राज्य साक्षी बनने चला। जब बारात कुटिया पहुंची, गौरी के हाथ कांप रहे थे। दीदी, क्या आप सच में जा रही हैं? सीता ने उसे गले लगाया। भाग्य बुला रहा है, पर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। अंदर जाकर उसने एक छोटी पोटली उठाई
और चुपचाप सरसों के बीज मुट्ठी में भर ली। रथ चल पड़ा और सीता रास्ते भर धीरे धीरे बीज गिराती चली गई। सीता के जाने के बाद कुटिया का आंगन सूना हो गया। गौरी सुबह उठती, चूल्हा जलाती, पर अब उसके सामने बैठकर हंसने वाला कोई नहीं था। रात को हवा चलती तो उसे लगता जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। वह दौड़कर बाहर जाती, पर वहां केवल सन्नाटा होता। दिन बीतते गए। एक शाम अचानक आसमान पर काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं। गौरी को याद आया, दीदी ने रास्ते में कुछ गिराया था। उसने सोचा, क्या वही निशानी थी? बारिश शुरू हुई, पहले हल्की, फिर मूसलाधार। धरती भीग गई, सरसों के बीज मिट्टी में दब गए। कई दिनों तक वर्षा होती रही। गौरी के मन में भय था, अगर बीज बह गए तो, अगर रास्ता मिट गया तो। लेकिन प्रकृति ने जैसे उसकी प्रार्थना सुन ली। कुछ सप्ताह बाद जब सूरज फिर से उजला निकला, जंगल के रास्ते पर छोटे छोटे हरे अंकुर उगाए। धीरे धीरे वे पौधे बने और फिर एक दिन पूरा रास्ता पीले फूलों से ढक गया। सरसों के फूल सूरज की किरणों में चमकते हुए जैसे सोने की चादर बिछी हो। गौरी की आंखों में चमक आ गई। दीदी, उसने उन फूलों को हाथ से छुआ। यह कोई साधारण रास्ता नहीं था, यह प्रेम, विश्वास और वचन का मार्ग था। गौरी ने निश्चय किया, वह इस रास्ते पर चलेगी, चाहे मंजिल कितनी भी दूर क्यों न हो। और वह पीले फूलों से सजे मार्ग पर कदम बढ़ाने लगी। उसे नहीं पता था, आगे उसका स्वागत केवल महल नहीं, बल्कि उसकी किस्मत करने वाली थी। सरसों के पीले फूलों से सजे उस रास्ते पर चलती हुई गौरी के कदम कांप रहे थे, लेकिन उसके दिल में उम्मीद थी। दिन भर चलने के बाद सामने दूर से उसे राजमहल की ऊंची मीनारें दिखाई दी। सूरज की रोशनी में चमकता हुआ विशाल महल। गौरी कुछ पल ठिठक गई। क्या दीदी सच में यही है? वह महल के मुख्य द्वार तक पहुंची। पहरेदारों ने रास्ता रोक लिया। रुको, तुम कौन हो? मैं रानी सीता की बहन हूं, मुझे उनसे मिलना है। सैनिक हंस पड़े। रानी की बहन? जंगल से आई हुई? गौरी की आंखों में आंसू आ गए। मुझे बस एक बार उनसे मिलने दो। उसी समय महल की बालकनी से महाराज वीरेंद्र सिंह नीचे का दृश्य देख रहे थे। उन्होंने देखा एक साधारण वस्त्रों में युवती, लेकिन उसके चेहरे पर वही दृढ़ता, वही मासूमियत। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, उसे अंदर लाया जाए। दरबार सजा हुआ था। सिंहासन पर रानी सीता बैठी थीं। जब गौरी अंदर आई तो दोनों की नजरें मिली। एक पल के लिए समय थम गया। सीता उठ खड़ी हुई। गौरी! गौरी फूट पड़ी। दीदी! दोनों बहनें दौड़कर गले लग गईं। पूरा दरबार उस दृश्य को देखकर भावुक हो उठा। सीता ने सबके सामने कहा, महाराज, यही वह बहन है जिसके साथ मैंने जंगल में संघर्ष किया। जिस दिन मुझे विवाह का प्रस्ताव मिला, उसी दिन मैंने रास्ते में सरसों के बीज बो दिए थे, ताकि वह कभी मुझे ढूंढ सके। महाराज की आंखों में सम्मान था। उन्होंने कहा, आज से गौरी भी इस राज्य की राजकुमारी के समान सम्मान पाएगी। उसी समय एक वृद्ध व्यक्ति दरबार में आया। वह उनके पिता थे। वर्षों का पश्चाताप उनके चेहरे पर झलक रहा था। बेटियों, मैंने तुम्हें बोझ समझा, आज समझ आया कि मेरा असली धन तुम ही थी। गौरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में कठोरता नहीं थी। सीता ने आगे बढ़कर पिता के चरण छुए। पिताजी, जिसने गलती स्वीकार कर ली वह छोटा नहीं होता। महाराज ने आदेश दिया, आज से इस राज्य में कोई भी बेटी को बोझ नहीं कहेगा। बेटियां भाग्य बदलती हैं। पूरा दरबार गूंज उठा। जय हो! महल में उत्सव मनाया गया। पीले फूलों से महल सजाया गया, वही सरसों के फूल जो विश्वास और प्रेम का प्रतीक थे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बेटियां कभी बोझ नहीं होती। कठिन समय में धैर्य और विश्वास रास्ता बना देते हैं। सच्चा प्रेम और वचन कभी व्यर्थ नहीं जाते। और जो लोग हमें ठुकरा देते हैं, समय उन्हें सच्चाई दिखा देता है। जिस रास्ते पर सीता ने विश्वास के बीज बोए थे, वही रास्ता उसकी खुशी तक पहुंचा, क्योंकि विश्वास के बीज कभी व्यर्थ नहीं जाते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ऐसी ही प्रेरणादायक, भावनात्मक और दिल को छू लेने वाली कहानियां देखने के लिए बेल आइकन को जरूर ऑन करें, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस कहानी को शेयर करें, क्योंकि शायद किसी को आज यही सीख सुनने की जरूरत हो। हम मिलेंगे अगली कहानी में, एक नई सीख, एक नई प्रेरणा के साथ।